सुस्वागतम आपके अपने YouTube चैनल हिंदी विजय में। कैसे हो आप सब? मुझे आशा है कि आप सब कुशल मंगल ही होंगे। तो आज हम देख रहे हैं हिंदी का प्रथम उपन्यास माने जाने वाला देवरानी जेठानी की कहानी। नाम तो है इसका देवरानी जेठानी की कहानी, लेकिन कहानी ना होकर ये 35 पृष्ठों का एक लघु उपन्यास है और ये पंडित गौरीदत्त द्वारा लिखित है। 1870 में ये उपन्यास लिखा गया था। ये उपन्यास आपके यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में शामिल है, साथ ही साथ आपकी यूपी टीजीटी पीजीटी साथ ही आपका आईआईटी ग्रेड जेआईसी और जितनी भी हिंदी साहित्य से संबंधित परीक्षाएं, यहाँ से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। और साथ ही यूजीसी नेट का जो लेवल है उसको केंद्र में रखकर ये उपन्यास का जो ये मैं अब क्लास है यहाँ से आपको देखने को मिलेगी। इस क्लास में से आपको जितने भी प्रश्न संभावित हो सकते हैं, चाहे वो भूमिका से हो, चाहे वो विद्वानों के कथन हो उपन्यास से रिलेटेड, चाहे वो पात्र हो, पात्रों में भी गौण पात्र हो, सभी को यहाँ पर रखा गया है। कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से विशेष तथ्य इसमें से निकल सकते हैं, सभी को इसमें संग्रहित किया गया है। और आप देखकर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, क्योंकि यहाँ से मुझे नहीं लगता इससे बाहर कोई प्रश्न जाएगा आपके इस उपन्यास से, देवरानी जेठानी की कहानी से। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके लेखक हैं पंडित गौरीदत्त शर्मा। 1836 में इनका जन्म हुआ था। देवरानी जेठानी की कहानी 1870 का ये इनका उपन्यास है। तो चलिए बढ़ते हैं भूमिका की तरफ में। तो ये जो भूमिका लिखी है, इन्होंने शीर्षक भूमिका ही दिया है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि शीर्षक क्या दिया है, भूमिका ही दिया है। अब आप कहेंगे कि मैं ये बता क्यों रही हूँ। कारण ये है कि कई सारे जो लेखक हैं उन्होंने अपनी जो रचना है, साहित्यकार, उन्होंने अपनी रचना को कैसे लिखा है, उसकी भूमिका को भूमिका का नाम ना देके कुछ अन्य नाम दे दिया, लेकिन उन्होंने अपनी जो पुस्तक है, ये उपन्यास है, इसमें भूमिका को भूमिका ही लिखा है। तो ये याद रखना है, क्योंकि यूजीसी नेट में प्रश्न कैसे भी पूछा जा सकता है। तो चलिए पढ़ते हैं भूमिका को। स्त्रियों को पढ़ने पढ़ाने के लिए जितनी पुस्तकें लिखी गई हैं, सब अपने अपने ढंग की रीति से अच्छी है। मतलब जितनी भी पढ़ने पढ़ाने के लिए देखो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि ये स्त्रियों के लिए खास कर लिखी गई है। तो जितनी भी पुस्तकें लिखी गई हैं स्त्रियों को पढ़ने पढ़ाने के लिए, वो अपने ढंग और रीति से अच्छी है। परंतु मैंने इस कहानी को नए रंग ढंग से लिखा है। मुझको निश्चय है कि दोनों स्त्री पुरुष इसको पढ़कर अति प्रसन्न होंगे और बहुत लाभ उठाएंगे। यानी कि इसको मैंने लिखा किसके लिए, खासकर स्त्रियों के लिए, लेकिन ये जो है स्त्री पुरुष दोनों इसको पढ़कर प्रसन्न होंगे और लाभ भी उठाएंगे। जब मुझको यह निश्चय हुआ कि स्त्री स्त्रियों की बोली और पुरुष पुरुषों की बोली पसंद करते हैं, यानी कि जो स्त्रियां हैं जैसे स्त्रियां बातचीत करती हैं व्यवहारिक, वैसे ही बात पसंद करते हैं, और जो पुरुष है जैसे पुरुष बातचीत करते हैं वैसे ही बात पसंद करते हैं। जो कोई स्त्री पुरुषों की बोली व पुरुष स्त्रियों की बोली बोलता है उसको नाम धरते हैं। अब यहाँ पर इनकी क्षेत्रीयता देखने को मिल रही है कि कैसे उपन्यास में वाह देखने को मिल रहा है, और कैसे ही उस समय की मतलब कैसी उस समय की भाषा थी, भाषा का स्वरूप कैसा था, यहाँ ये भी देखने को मिल रहा है। तो ये सब चीज़ ध्यान भी रखते हुए आप चला करें। इस कारण मैंने पुस्तकों में स्त्रियों की ही बोलचाल की और वहाँ शब्द जहाँ जैसा आशय है लिखा है, और यह वह बोली है जो इस जिले के बनियों के कुटुंब में स्त्री पुरुष व लड़के वाले बोलते चालते हैं। संस्कृत के बहुत शब्द और पुस्तकों जैसे इसलिए नहीं लिखे कि न कोई चित्त से पढ़ता है और न सुनता है, लेकिन इन्होंने बोला है कि मैंने यहाँ संस्कृत के शब्दों का प्रयोग नहीं किया है, जैसे पुस्तकों में लिखे जाते वैसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया है, मैंने व्यवहारिक शब्दों का प्रयोग किया है, क्योंकि इनको लोग मतलब मन से पढ़ते हैं और सुनते हैं, इसलिए मैंने व्यवहारिक भाषा का प्रयोग किया है, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। इस पुस्तक में यह भी दर्शा दिया है कि इस देश के बनिए जन्म मरण, कि यहाँ पर जन्म मरण विवाह आदि में क्या क्या करते हैं, पढ़ी और बेपढ़ी स्त्री में बेपढ़ी स्त्री में क्या क्या अंतर है, बालकों का पालन और पोषण किस प्रकार होता है, किस प्रकार होना चाहिए, स्त्रियों का समय किस कामों में भी व्यतीत होता है और क्यों कर होना उचित है। इन्होंने यहाँ बताया है कि जो यहाँ इस पुस्तक में देश में जो बनिए हैं, मतलब जो देखा जाए तो ये मेरठ की बात कर रहे हैं लगभग, तो यहाँ पर जो बनिए हैं उनके जन्म मरण में कैसा चीज़ें होती हैं, किसी का जन्म होता है तो कैसा परंपरा रीति रिवाज होती है, किसी की मृत्यु होती है तो क्या चीज़ें होती हैं, विवाह आदि कैसे होता है, तो ये मैंने यहाँ पर दिखाया है। साथ ही साथ जो पढ़ी हुई स्त्री है या जो अनपढ़ स्त्री है उनमें क्या अंतर होता है मैंने ये भी बताया है, और जो बच्चों का पालन और पोषण किस प्रकार होता है ये बताया है, और साथ ही साथ ये भी बताया है कि किस प्रकार होना चाहिए,
स्त्रियों का समय किस काम में बीतता है ये भी पता है, साथ ही साथ ये बताया है कि क्यों कर होना चाहिए, उनका समय कहाँ व्यतीत होना चाहिए, कैसे उनको करना चाहिए, क्योंकि ये उपदेशात्मक कह सकते हो या फिर ये आदर्शात्मक उपन्यास जैसा है। बेपढ़ी स्त्री जब एक काम को करती है उसमें क्या हानि होती है, मतलब जब जब जो अनपढ़ स्त्री है जब एक काम को करती है तो उससे क्या क्या हानि होती है, और पढ़ी हुई जब उसी काम को करती है तो उससे क्या क्या लाभ होते हैं, यहाँ पर इन्होंने दिखाया है। स्त्रियों की वह बातें जो आजकल नहीं लिखी गई मैंने खोज कर सब लिख दी है, और इस पुस्तक में ठीक ठीक वही लिखा है जैसा आजकल बनियों के घर में होता रहा है। बाल बराबर भी अंतर नहीं है, कि मैंने वैसा ही लिख दिया है जैसा बनियों के घर में लगभग होता है, इसमें मैंने अंतर नहीं किया है। प्रकट हो कि यह रोचक और मनोहर कहानी श्रीयुत एम केमसन साहिब, डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन बहादुर को ऐसी पसंद आई कि ये जो उपन्यास है ये किसको बहुत पसंद आया, श्रीयुत एम केमसन साहिब को ये बहुत पसंद आया। और ये क्या थे, डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन थे ये, और इन्होंने ऐसी पसंद आई, मन को भाई और चित्त को लुभाई कि शुद्ध करके इसके छपने की आज्ञा दी कि इसको शुद्ध करके छापो। साथ ही साथ कितनी 200 पुस्तकें मोल भी ले ली। किसने ये ले ली थी, श्रीयुत एम केमसन साहिब ने। और श्रीमन महाराज अधिराज पश्चिमी देशाधिकारी श्रीयुत लेफ्टिनेंट गवर्नर बहादुर के यहाँ से चिट्ठी नंबर 2672 लिखी हुई 24 जून सन 1870 के अनुसार इस पुस्तक के कर्ता पंडित गौरीदत्त को 100 रुपये इनाम मिले। और इस पुस्तक के लिए, इस रचना के लिए इनको कितने रुपए मिले थे, 100 रुपये। अब आप ये सोच रहे हो तो 100 रुपये में क्या ही होता होगा, लेकिन आप ये सोचिए कि ये 1870 की बात है। 1870 में 100 रुपये बहुत मायने रखते थे, उस समय ये धनराशि बहुत ज़्यादा होती थी। तो इनको कितने रुपये मिले, 100 रुपये इनाम में मिले थे 24 जून 1870 के अनुसार। ठीक है, अब यहाँ पर एक इन्होंने पंक्ति दी है, मतलब एक कविता जैसी लिखी है, उसको भी देख लीजिए। दया उनकी मुझ पर अधिक वित्त से, जो मेरी कहानी पढ़े चित्त से, रही भूल मुझसे जो इसमें कहीं, बना अपनी पुस्तक में लेबे वही। दया से, कृपा से, क्षमा रीति से, छिपावे बुरों को भले प्रीति से। तो ये किसकी भूमिका है, ये आपकी देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास की भूमिका है, पंडित गौरीदत्त शर्मा का ये उपन्यास है। अब बढ़ते हैं देवरानी जेठानी के जो लेखक हैं उनके परिचय की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि जो रचना हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है उसके जो लेखक है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है उनकी रचना से, उनके व्यक्तिगत जीवन से, शिक्षा से, और क्या सम्मान मिला है और क्या क्या उन्होंने चीज़ें नहीं की हैं उनके बारे में, तो कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इसलिए मैंने ये यहाँ पर इनका परिचय दिया है। इनका जो जन्म हुआ था 1836 ईस्वी को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? लुधियाना पंजाब में हुआ था। निधन इनका फरवरी 1906 में हो गया था। इनके परिवार की अगर देखें तो परिवार में मतलब ये क्या थे, ये शाश्वत ब्राह्मण थे, और इनके दादा थे पंडित नाथू मिश्र, ये प्रसिद्ध तांत्रिक पंडित थे। पिता इनके सतलुज पुल के पास अंग्रेजों द्वारा दरोगा नियुक्त हुए थे, तो इनके पिता क्या थे, दरोगा थे। शिक्षा और व्यवसाय अगर देखें तो इनकी शिक्षा कहाँ तक हुई थी, तो प्रारंभिक शिक्षा इनकी हुई थी संस्कृत से शुरू, बाद में फारसी की भी शिक्षा। तो पहले इनको किस किस भाषा का ज्ञान था, संस्कृत, और फिर बाद में फारसी की भी शिक्षा ली थी। रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज से बीज गणित, रेखा गणित, ड्राइंग, शिल्प, अंग्रेजी और फारसी की शिक्षा इन्होंने ली थी रुड़की इंजीनियर कॉलेज से। कहाँ से? रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज से इन्होंने बीजगणित, रेखा गणित, ड्राइंग, शिल्प, अंग्रेजी और फारसी की शिक्षा प्राप्त की। आयुर्वेद और हकीमी की शिक्षा भी इन्होंने ली है। आयुर्वेद और हकीमी की शिक्षा भी इन्होंने ली है। 5 वर्ष की उम्र में पिता ने संन्यास ले लिया, माता मेरठ आ गई थी। तो इनके पिता जब ये 5 वर्ष के थे गौरीदत्त जी, तो इनके पिता ने क्या ले लिया था, संन्यास ले लिया था, और माता कहाँ गई थी, मेरठ आ गई थी। तो यहाँ की पृष्ठभूमि को इसलिए ना आधार बनाया होगा, तो ये चीज़ आप ध्यान दे कर चलिएगा। अब इनका देवनागरी के लिए समर्पण देखिए। देवनागरी के ये प्रथम प्रचारक एवं अनन्य भक्त थे। देवनागरी के लिए बहुत लड़े हैं, देवनागरी लिपि के लिए।
स्वामी दयानंद सरस्वती के देवनागरी विषय व्याख्यान से ये प्रेरित थे। जो स्वामी दयानंद सरस्वती ने देवनागरी व्याख्यान दिया था देवनागरी विषय पर, उससे बहुत प्रेरित थे। 16 जुलाई 1893 ईस्वी में मेरठ में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की। मेरठ में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की थी? निवास दास जी ने। कब की थी? 16 जुलाई 1893 ईस्वी में। 1894 ईस्वी में सरकार को ज्ञापन दिया कि अदालतों में नागरी लिपि को स्थान मिलना चाहिए। और 1894 ईस्वी को क्या दिया? इन्होंने सरकार को ज्ञापन दे दिया था कि अदालतों में जो लिपि है वो नागरी लिपि को स्थान मिलना चाहिए। 18 अप्रैल 1900 ईस्वी में उनके प्रयासों से उत्तर प्रदेश के स्कूलों और पाठशालाओं में हिंदी के पठन पाठन को स्वीकृति प्राप्त हुई। तो कब से? 18 अप्रैल 1900 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के स्कूलों और पाठशालाओं में हिंदी के पठन पाठन की स्वीकृति प्राप्त हुई। देखो, इन्होंने हिंदी साहित्य तो साहित्य, साथ ही साथ इन्होंने हिंदी भाषा के लिए कितना बड़ा काम किया है। तो ये चीज़ इनके बारे में बहुत महत्वपूर्ण है। अपने अंगरखे पर जय नागरी शब्द अंकित कराया था इन्होंने, यानी कि अपने अंगरखे पे जय नागरी शब्द अंकित कराए रखते थे। अभिवादन के समय क्या बोलते थे? जय नागरी ही कहते थे। जैसे आप नमस्ते कहते हैं या फिर राधे राधे बोलते हैं, जय श्री राम बोलते हैं, या जो कुछ और भी अन्य बोलते हैं, तो ये अभिवादन के समय क्या बोलते थे? जय नागरी। कौन? निवास दास जी, ये याद रखिएगा। इनका उपनाम अगर देखा जाए तो देव नागरी प्रचारानंद, हिंदी का सुकरात, इनको उपनाम मिले थे। वैदवाड़ा मोहल्ले में देवनागरी पाठशाला की स्थापना, बाद में देवनागरी कॉलेज बन गया था। ये इन्होंने किया था वैदवाड़े मोहल्ले में देवनागरी पाठशाला की स्थापना, और ये बाद में क्या बन गया था? देवनागरी कॉलेज ये बन गया था। जून 1903 ईस्वी में वसीयतनामा में अपनी सारी संपत्ति नागरी प्रचारणी के लिए समर्पित कर दी थी। अब ये देखिए, 1903 ईस्वी में इन्होंने वसीयत अपनी बनाई थी, और इस वसीयत में जितनी भी इनकी संपत्ति थी इन्होंने नागरी प्रचारणी के लिए समर्पित कर दी थी। सारी प्रॉपर्टी इन्होंने नागरी प्रचारणी नागरी प्रचार के लिए इन्होंने लगा दी थी। और इनको के नाम से शुरू हुआ एक सम्मान नागरी लिपि परिषद द्वारा गौरीदत्त नागरी सेवा सम्मान की शुरुआत हुई है इनके नाम के आधार पर। इनकी रचनाएं अब देख लेते हैं, क्योंकि रचनाओं से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो मौलिक रचनाएं हैं इनकी अक्षर दीपिका, नागरी 100 अक्षर, नागरी की गुप्त वार्ता, लिपि बोधिनी, देवनागरी के भजन, गौरी नागरी कोश, सच्चे मोती की माला, अशरफियों की थैली, नागरी के दफ्तर, देवरानी जेठानी की कहानी। ये तो आपके पाठ्यक्रम में शामिल है, तो इसलिए तो ये खास है ही। तो मेन चीज़ इनकी मैं थोड़ा सा याद करने के लिए अगर आप देखा जाए तो नागरी से थोड़ा आप याद कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको उपन्यास आपके पाठ्यक्रम में शामिल है, तो इसलिए इनकी सारी रचनाएं महत्वपूर्ण हैं। लेकिन मैं याद करने के लिए बता रही हूँ, थोड़ा ट्रिक, जैसे कभी कभी होता है आप भूल जाते हैं। और है इनकी रचना बाल रक्षा, सराफी, गौरी जीवन। अनुदित रचना है इनकी गिरिजा, ये उपन्यास था 1904 में इन्होंने अनुवाद किया था। संपादक इन्होंने किया था देवनागरी गजट का, नागरी पत्रिका का और देवनागरी ये प्रचारक का। अब देखते हैं जो हमारा उपन्यास है पाठ्यक्रम में शामिल है उसके बारे में। ये जो उपन्यास है देवरानी जेठानी की कहानी, ये प्रथम प्रकाशन 1870 में हुआ था। प्रकाशन स्थान कहाँ था? मेरठ में। कहाँ पे? जीआई छापे खाने में। और पद्धति कौन सी थी? लीतो पद्धति में ये छपा था। ठीक है, तो स्थान मेरठ, जीआई छापे खाने में, लीतो पद्धति में छपा था, और सन 1870 का ये उपन्यास है। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, आपको प्रकाशन वर्ष और स्थान तो याद रहना ही चाहिए। ठीक है, जो प्रतियां हैं वो प्रथम संस्करण में 500 प्रतियां थी। मूल्य कितना था? 12 आना रखा गया था। सुरक्षित जो प्रति है वो कहाँ पर है? जो इसकी सुरक्षित प्रति है वो कहाँ है? नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता में ये इनकी जो प्रति है वो सुरक्षित है। पुनर्प्रकाशन किसने कराया था? डॉक्टर गोपाल राय ने, पटना विश्वविद्यालय के प्राध्यापक थे तब कराया था। पृष्ठ संख्या मात्र ये 35 पृष्ठों का है। ये उपन्यास जो है सिर्फ 35 पृष्ठों का है, ये याद आपको रखना है। ठीक है, बहुत छोटा सा उपन्यास है। पुरस्कार जो है पश्चिमी देशाधिकारी लेफ्टिनेंट गवर्नर बहादुर द्वारा
24 जून 1870 ईस्वी को 100 रुपये का इसको पुरस्कार मिला था। ये मैं आपने देखा ही था भूमिका में, तो ये सब भूमिका में ही देखने को मिल गया है आपको। आगे बढ़ते हैं अब पात्र की तरफ। पात्र यहाँ पर गौण और जो आपके प्रमुख पात्र है सभी को लिया गया है। तो मैंने 2 खंडों में बांटा है, एक पुरुष पात्र, एक महिला पात्र और फिर अन्य पात्र। तो पुरुष पात्र में लाला सर्वसुख लाल, यही अगर देखा जाए तो मेन मतलब का पॉइंट यही है, इन्हीं से शुरुआत होती है उपन्यास की। तो ये उपन्यास का प्रमुख पात्र है। मेरठ का अग्रवाल बनिया है, मंडी में आड़त की दुकान लगाते हैं और अपने पुरुषार्थ से धन दौलत और हवेली खड़ी की है। मंडी में आड़त की दुकान लगाने वाले हैं, अपने पुरुषार्थ से धन दौलत और हवेली खड़ी की है। दौलतराम कौन है? ये लाला सर्वसुख लाल का बड़ा बेटा है। कौन है? बड़ा बेटा दौलतराम। पिता के व्यवसाय में सहयोग करता है, अशिक्षित है, पिता की दुकान संभालता है। छोटे लाल, ये लाला सर्वसुख लाल का छोटा बेटा है, ठीक है, और पढ़ा लिखा है, समझदार है, रेलवे के दफ्तर में नौकरी करता है। छोटे लाल कौन सा छोटा बेटा है, तो छोटे लाल से याद रख लीजिएगा, तो कोई बड़ा नहीं है। अब यहाँ पर आगे तीसरी पीढ़ी नन्हे। ये नन्हे कौन है? छोटे लाल का बड़ा बेटा, ठीक है। बचपन में बीमारी का शिकार हो जाता है, शिक्षित है, समझदार है। अगला जो पात्र है वो मोहन है और ये छोटे लाल का छोटा बेटा है मोहन। नन्हे और मोहन इनके 2 बच्चे हैं, 2 पुत्र हैं और ये छोटा बेटा है। 5 वर्ष तक जाटनी के पास रहा क्योंकि छोटी बहू बीमार थी। बचपन में जुआरी द्वारा अपहरण का शिकार हो जाता है, ज्वेलरी के कारण, मतलब वो सोने का कुछ पहन के रखता है इस कारण। कन्हैया जो है ये दौलतराम का पुत्र है, जो बड़ा पुत्र है उनका पुत्र है। मूलिया का ये भाई है, इनकी जो एक बहन है मूलिया, तो उसका भाई है। स्त्री पात्रों में अब देख लेते हैं। तो पार्वती है। पार्वती कौन है? सर्वसुख की बड़ी बेटी है। इसकी शादी कहाँ हुई है? दिल्ली में हुई है। सुखदेई, ये भी इनकी बहन है और ये सर्वसुख की छोटी बेटी है। ये बड़ी बेटी हो गई, ये छोटी बेटी हो गई, ठीक है। 2 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं। विवाह कहाँ होता है? विवाह बंशीधर कबाड़ी के यहाँ हापुड़ में हुआ था, उनका दिल्ली में, इनका हापुड़ में। अब है मेन पात्र तो ये 2। ज्ञानो, ये जेठानी है, बड़ी बहू है। जेठानी आ जाए, बड़ी बहू आ जाए या ज्ञानू आ जाए, एक ही बात है, ठीक है। तो ये दौलतराम की पत्नी है, घर की बड़ी बहू है। अनपढ़ और झगड़ालू प्रवृत्ति के है ये, अनपढ़ तो है ही, साथ ही साथ झगड़ालू भी है। सदैव सास तथा देवरानी की बुराई करती रहती है। आनंदी कौन है? आनंदी घर की छोटी बहू है और कौन है? छोटे लाल की पत्नी है। देवरानी है, छोटी बहू है, आनंदी इसका नाम है। उपन्यास की प्रमुख नारी पात्र है, सुशिक्षित है, गुणवान है, व्यवहार कुशल है और विवेकशील स्त्री है ये आनंदी। मूलिया जो है दौलतराम की बेटी है, क्योंकि उनका एक बेटा एक बेटी है, तो मूलिया है। विवाह अतरौली में चुन्नी लाल कसेरी के बेटे से हुआ था। तो ये हो गए मेन पात्र। अगर देखा जाए तो मूल पात्र ही हैं। अब अन्य पात्र में देख लेते हैं। तो अन्य पात्र में है मुंशी टिकट नारायण, हर सहाय काबली, ये मेरठ शहर के ये अमीर हैं एक। लाला बुलाकी दास मदरसे में नौकर है। दिल्ला पांडे पुरोहित, ये भी इसी उपन्यास का पात्र है। मिस रानी, ये पड़ोसन है। डूंगर दौलतराम का ससुर है। लाला दीनदयाल, ये छोटे लाल का ससुर तथा गुड़गांव का तहसीलदार है, यानी कि ये आनंदी के पिता हैं। राम प्रसाद मझोली, ये ज्ञानों का भाई है। गंगाराम छोटी बहू का भाई है। भगवान देई छोटी बहू की बहन है। नथिया ज्ञानों की सहेली है। किरपी छोटी बहू के मामा की बेटी तथा बाल विधवा है। झुन्नी मुन्नी, ये नन्हे की पत्नी है। शिवदयाल, ये सुखदेई का बेटा है। ज्ञानचंद सुखदेई का भांजा है। बंशीधर कबाड़ी, ये आपका आया था उल्लेख। झल्लामल, एक ये पात्र है इसमें। अब देखते हैं उपन्यास के सारांश की तरफ। अब सारांश को भी मैंने मतलब आपको जो सरलता से समझ आए उस प्रकार से है। तो उपन्यास जो प्रारंभ होता है इसमें लाला सरसुख जो है मेरठ का अग्रवाल बनिया है, जिसकी मंडी में आड़त की दुकान है। उसके माता पिता हैजे से मर गए थे।
यानी कि जो सर्व सुखलाल जी हैं ये बचपन में ही इनके माता पिता मर गए थे और चाचा ने उसे पाला था, यानी कि इनको चाचा ने पाला था। पहले वह गलियों में फेरी का सामान बेचता था, बाद में परचून की दुकान की। अपने पुरुषार्थ से उसने धन दौलत और हवेली खड़ी कर ली है, यानी कि काम मेल मूल कौन है? लाला सर्व सुखलाल, ये अग्रवाल बनिया है, इसने ही दुकान खड़ी की। अनाथ था लेकिन सब चीज़ें धीरे धीरे की। पहले गलियों में जो साइकिल से नहीं कई लोग फेरी लगाते हैं, वैसे ये सामान बेचता था। फिर उसके बाद परचून की दुकान खोल ली और आज इसके पास धन दौलत है, हवेली है, सब चीज़ें हैं। अब परिवार देख लेते हैं। सरसुख के 2 बेटे हैं, बड़ा दौलत राम है, छोटा छोटे लाल है। 2 बेटियां हैं, बड़ी पार्वती है और छोटी सुखदेई है। बड़ा बेटा दौलत राम पिता के साथ दुकान जाने लगा है और छोटा बेटा मदरसे में पढ़ने लगा, क्योंकि उस समय पर मदरसे वगैरह होते थे आसपास, तो वहाँ पर लोग पढ़ लेते थे। सुखदेई पड़ोसी मिसरानी से नागरी पढ़ने लगी। सुखदेई कहाँ से पढ़ने लगी? सुखदेई पड़ोसी मिसरानी के यहाँ नागरी पढ़ने लगी थी, इनकी बेटी। अब विवाह के बारे में देख लीजिएगा। लाला जी ने दोनों बेटों तथा बड़ी बेटी का विवाह कर लिया है, यानी कि जो भी दोनों बेटे हैं और बड़ी बेटी, इनका विवाह कर लिया है। छोटी बेटी सुखदेई का विवाह हापुड़ में बंशीधर कबाड़ी के यहाँ हो गया है, किंतु गोना बाकी है। शादी सबकी हो गई, लेकिन किसका गोना बाकी है? सुखदेई का गोना बाकी है। बड़े बेटे दौलत राम की पत्नी ज्ञानो अनपढ़ थी। ज्ञानो अनपढ़ है, सीधी सी बातें बताया ही है। छोटे बेटे छोटे लाल की पत्नी आनंदी पढ़ी लिखी है। अब यहाँ पर अंतर दिखाने के लिए उन्होंने एक पत्नी को एक पुत्र की पत्नी को अनपढ़ रख दिया है और एक पुत्र की पत्नी को शिक्षित रख दिया है। देवरानी जेठानी का अंतर। जेठानी ज्ञानो अनपढ़ और झगड़ालू प्रवृत्ति की है। वह सास ससुर देवरानी की बुराई करती रहती है। उसे घर का काम और भोजन पकाना भी ठीक से नहीं आता, इसलिए देवरानी को दोनों वक्त का भोजन बनाना पड़ता है। देवरानी आनंदी सुशिक्षित, गुणवान, व्यवहार कुशल और विवेकशील है। वह सुबह उठकर नहा धोकर भोजन बनाती है, सिलाई कढ़ाई करती है और पड़ोस की लड़कियों को भी सिखाती है, यानी कि शिक्षित भी है और लोगों को भी शिक्षित कर रही है। अब आ जाते हैं इनकी संतानों पर। बड़े बेटे के यहाँ पहले बेटी हुई, कौन? मूलिया पैदा हुई तो सरसुख उदास हो गए, क्योंकि उस समय पर क्या आज भी देखा जाता है कि बेटियों के जन्म पर मतलब लोग उदास हो जाते हैं कि मतलब बेटी है, कैसी चीज़ें होंगी, पुत्र ही घर का चिराग होता है, रोश मतलब सब होता है। तो ये धारणा भी कहीं ना कहीं लोगों के मन में है। मतलब मैं ये नहीं बोली 100% है, 50, 40, 30, 20 अभी भी है। छोटे बेटे के यहाँ बेटे नन्हे का जन्म की खुशियाँ मनाई गई, मिठाइयाँ बांटी गई। बाद में दोनों के यहाँ एक बेटा और हुआ, दौलत राम का कन्हैया और छोटे लाल का मोहन। तो पहले दोनों को, एक को बेटी हुई, बड़े को बेटी हुई, छोटे को बेटा हुआ, और फिर दोनों को एक बेटे हो गए। और छोटे लाल का क्या बेटे कौन थे? मोहन। ठीक है। विशेष घटना जो है, एक दिन देवरानी और जेठानी में बहुत लड़ाई हुई। सरसुख ने दोनों बेटों को अलग कर दिया। अब यहाँ पर अलगोजिया वाली समस्या भी है, और स्वयं छोटे बेटे के साथ रहने लगा, क्योंकि आनंदी अच्छे से देखभाल करती थी। एक बार जेठानी और उसकी बेटी बीमार हो गई, वैद्य के इलाज से ठीक हुई। मोहन का जन्म होते ही छोटी बहू बीमार हो गई। जो मोहन है उनका बेटा हुआ था आनंदी का, तो उसके जन्म होते ही बीमार हो गई और दूध नहीं आया, इसलिए मोहन को 5 वर्ष तक धाई माँ के रूप में किसको पास भेजना पड़ा? धाई माँ के रूप में जाटनी के पास रखना पड़ा। एक बार मोहन को एक जुआरी उठाकर ले गया, उसके गहने चुरा कर जंगल में गड्ढे में धकेल दिया। और इसके मतलब यहाँ पर गहने और इन सब चीज़ों से बचने के लिए बताया गया है। रात को खोज कर मिल गया था, रात को जब खोजा तो मोहन मिल गया। छोटी बहू की मामा की बेटी कृपी है, 10 वर्ष में विधवा हो गई थी। 10 वर्ष का ये सोचिए, मतलब बच्चा ही होता है, तो वो 10 वर्ष की विधवा भी हो गई है, मतलब 10 वर्ष की है वो विधवा भी हो गई है। नन्हे की शादी बुलंदशहर में झुन्नी मुन्नी से हुई है, लड़की का नाम है झुन्नी मुन्नी, बुलंदशहर में हुई है। अंत क्या है? सरसुख की मृत्यु हो गई है और 6 महीने बाद उनकी पत्नी भी मर गई है, यानी कि सरसुख को ही केंद्र में रखकर लिखा गया है, जन्म से लेकर मतलब उसकी जो भी परिस्थिति से लेकर उसकी मृत्यु तक। माता पिता के मरने के बाद दोनों भाइयों में पंचों द्वारा जायदाद का बंटवारा हो गया है। मंडी की दुकान दौलत राम के, दुकान किसके पास चली गई है? दौलत राम के। पूछा जा सकता है प्रश्न। तो दुकान दौलत राम के पास रही और हवेली छोटे लाल के हिस्से में आई। दौलत राम ने मकान में भी आधा हिस्सा ले लिया,
यानी कि दुकान में भी हिस्सा ले लिया और मकान में भी आधा हिस्सा ले लिया। मकान से जाते वक्त बड़ी बहू खिड़कियों के दरवाजे और चौखटे भी ले गई। मतलब बंटवारा हुआ सो हुआ, लेकिन जो कुछ मतलब जैसे हिस्से में आया होगा तो उसमें से दरवाजे और खिड़कियाँ और उखाड़ कर ले गई। अब देखते हैं इस उपन्यास की क्या उद्देश्य रहा होगा, क्या विशेषता इसमें है, क्यों लिखा गया वो इसका उस उपन्यास को। वैसे तो निवास दास जी ने क्लियर कर ही दिया है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें देखने को मिलती हैं। तो मूल उद्देश्य इसका है, ये स्त्री शिक्षा को केंद्र में रखकर लिखा गया था। शुरुआत में ही बताया गया था। लेखक का उद्देश्य स्त्रियों को गृहस्थ धर्म की शिक्षा प्रदान करना था, ताकि शिक्षित होकर वे घर का सारा काम अच्छी तरह से करें, सास ससुर और पति की सेवा करें, हमेशा सास ससुर की आज्ञा में रहे, अतिथियों से अच्छा व्यवहार करें। आनंदी के रूप में यहाँ दिखाया गया है। घर में सभी को खुश रखे, बच्चों को अच्छी तरह पालन पोषण करे। और है कि यह उपन्यास समस्याओं के साथ समाधान भी प्रस्तुत करता है। ये समस्या तो देता ही देता है कि जो अनपढ़ स्त्री है उसके कारण ये चीज़ें घटित होती हैं और सारी चीज़ें घटनाएं घटती हैं। साथ ही साथ इसमें क्या भी देता है, समाधान भी प्रस्तुत किया गया है। तो एक और क्या क्या दिखाया गया है, झाड़ फूँक की जगह डॉक्टर को दिखाने की सलाह दी गई है कि झाड़ फूँक पर विश्वास मत करो, डॉक्टर को दिखाओ, कि बच्चा बीमार है तो उसे डॉक्टर को दिखाओ। वृद्ध समस्या के बीच देवरानी द्वारा सेवा का आदर्श प्रस्तुत किया गया है। जब इसके सास ससुर बूढ़े हो जाते हैं तो यहाँ पर वृद्ध मतलब जो परिवार के सदस्य हैं वो वृद्ध हो जाते हैं, तो कमज़ोर हो जाते हैं, तो वहाँ पर देवरानी द्वारा सेवा करके आदर्श रूप यहाँ पर दिखाया गया है। पुनर्विवाह का यहाँ पर समर्थन किया गया है कृपी के द्वारा। बाल विवाह का विरोध किया गया है, और क्योंकि जो आनंदी थी वो मना कर देती है अपने बेटे की शादी करने के लिए, जब तक वो 15-20 साल का नहीं हो जाता है तब तक मैं शादी नहीं करूँ, ऐसे बोल देती है। लोक मुहावरे को यथास्थान उचित प्रयोग भी किया गया है। किस्सा गोई शैली का अनूठा प्रयोग है। कोरवी जनभाषा का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर जो मेरठ की जो भाषा है, इन्होंने शुरू में ही बता दिया था कि मैंने वैसे ही भाषा रखी है, तो यहाँ पर कौन सी है, कोरवी जनभाषा का प्रयोग किया गया है कि मेरठ के आसपास कोरवी ही बोली जाती है। कोरवी या खड़ी बोली भी आ सकता है, ये चीज़ याद रखिएगा। उपन्यास में सामाजिक समस्याएं भी उठाई गई हैं। कौन कौन सी है, बाल विवाह है, विधवा विवाह है, विवाह में फिजूल खर्ची है, स्त्रियों की आभूषण प्रियता है, नारी शिक्षा की समस्या है, और साथ ही साथ वृद्धों का बहुओं द्वारा उपेक्षा करना, अंधविश्वास जैसे शीतला माँ का नाराज होने का भय, चेचक का टीका न लगवाना, उस समय पर चेचक बहुत फैल रही थी और चेचक का टीका लगवाया जाता था। लड़का लड़की में भेद, कि जब बेटी हुई तो बहुत सब दुखी हो गए, जब बेटा हुआ तो सब खुश थे। ये सब यहाँ पर सामाजिक समस्याएं दिखाई गई है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण आपका जो पार्ट है वो है जो आपका उपन्यास है, उसमें से कोई ना कोई ऐसा किसी ना किसी जो पात्र है उसका कथन दे देते हैं और पूछते हैं ये कथन किसका है। तो और साथ ही साथ पूछते हैं ये जो अंश है वो किस उपन्यास से लिया गया है। सीधा नहीं पूछते हैं, एक लाइन में दे देते हैं कि ये 5 ऑप्शन दे देते हैं कि इसमें से कौन सा जो है आपका देवरानी जेठानी की कहानी से संबंधित है। तो इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। और इसके लिए आप मेरी शॉर्ट्स वीडियो भी देख सकते हैं। काफ़ी जो कथन है वो मैंने वहाँ पर भी करा दिए कि जो आपको मतलब देख के भी अच्छा लगे और बाकी आपकी तैयारी भी होती रहे। तो शॉर्ट्स वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। महत्वपूर्ण कथन है, उदाहरण है, जब वह सायंकाल को सारे दिन का थका हारा घर आता, नून तेल का झींक न ले बैठती, कभी कहती मुझे गहना बना दे, रोती झिझकती लड़ती भिड़ती उसे रोटी न करके देती, कहती कि फलाने की बहू को देख गहने से लदी रहती है, उसका मालिक नित नई चीज़ लावे है, मेरे तो इस घर में आके भाग फूट गए। वह कहता अरे भगवान जाने भगवान रोटी को क्या कर अरे भगवान जाने भगवान रोटी को कि क्या कर गुजारा कर रहे हैं, तुझे गहने की सूझ रही है, यानी कि कैसे कैसे हम मतलब खाने की ही पूर्ति कर पा रहे हैं और तू गहने की सूझ रही है। और कथन है, और ये कथन किसका होगा, ये कथन होगा हमारी जो जेठानी है उसका कथन है। किसी के सामने दूध नहीं पिलाती, न उसको दिखाती, गोद में ढक के बैठ जाती, इसलिए कि कभी नजर न लग जाए, नित टोने टोटके गड़े ताबीज करती रहे थी, जो कोई शियाना दीवाना आता उससे रुपया थैली मार ले जाता। इस प्रकार से चल रही थी।
लाला ने दौलत राम से कहा कि ले भाई, लौंडिया ने घर घेर लिया। यानी कि जब बेटी पैदा हुई ना इनके यहाँ पे, दौलत राम को जब बेटी पैदा हुई मूलिया, मूलिया के जन्म पर बोला था सर्वसुखलाल कि देखो दौलत राम, लौंडिया ने घर घेर लिया है। जब बेटी हुई है उसने घर घेर लिया है, कि मतलब ये हुई है। हे भगवान, तैने मेरे ऊपर बड़ी दया की। जो लौंडिया सिवाल होती तो मुझे काहे को जीने देती। नन्हे की सगाई कई जगह से आई, पर छोटे लाल और उसकी बहू ने फेर दी और यह कहा जब 15-16 वर्ष का होगा तब विवाह सगाई करेंगे। बाबा दादी ने कहा यह तुम क्या गजब कर रहे हो। यानी कि सर्वसुखलाल ने कहा यह तुम क्या गजब कर रहे हो, जब सयाना हो जाएगा कौन विवाह सगाई करेगा। लोग कहेंगे कि ये जाति में खोटे होंगे जो अब तक विवाह नहीं हुआ, क्योंकि उस समय पर बाल विवाह हो जाता है, 5-6-7 साल तक हो जाता था। और यहाँ पर देखिए 15-16 वर्ष की बात कही गई है, ये भी बाल विवाह ही है, लेकिन उस समय पर ये बहुत बड़ी अवस्था के लिए बोला जाता था कि बहुत बड़े हो गए हैं, कि विवाह नहीं हो पा रहा है, तो ये चीज़ देखिएगा। तो नन्हे की सगाई पर बोली थी छोटे लाल और उनकी पत्नी। देखो इस लौंडिया यानी कि यहाँ पर लड़की के लिए उपयोग किया गया है। आपको लग रहा होगा कि ये अजीब शब्द है, कि अभद्र भाषा है। ये अभद्र भाषा नहीं, जब आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आएंगे तो आपको एहसास होगा कि वहाँ पर ये साधारण है। कई जगह होता है कि आप एक शब्द होता है उसका आप अलग तरीके से अर्थ समझते हैं, लेकिन ये सभ्य तरीके से हो जाता है लड़कियों के लिए, बेटियों के लिए, कि देखो इस लौंडिया ने देखा ही क्या है, यह क्या जानेगी कि मैं भी जगत में आई थी। किसी के जी की कोई क्या जाने, इसके जी में क्या क्या आता होगी। इसके साथ कि लौंडिया अच्छा खावे हैं, पहने हैं, हंसे हैं, बोले हैं, गावे हैं, बजावे हैं, क्या इसका जी नहीं चाहता होगा। 7 फेरों की गुनहगार है। पत्थर तो हमारी जाति में पड़े हैं, मुसलमानों और साहब लोगों में दूसरा विवाह हो जाए है, और अब तो बंगालियों में भी होने लगा है। ये किसके लिए बोला है, कृपी को देखकर बोला गया है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह, और साथ ही साथ क्या देखने को मिल रहा है, जो बाल विवाह है उसका विरोध। ठीक है, बाल विवाह का विरोध और विधवा पुनर्विवाह। क्योंकि यहाँ पर ये दिखाया गया है कि अब तो मतलब मुसलमानों में तो होता ही था, बंगालियों में भी दूसरा विवाह होने लगा है, हमारी जाति में ही ये पत्थर पड़ गए हैं। आगे है, रुपया पैसा किसी की जाति नहीं, ऊपर की टीप टाप अच्छी नहीं होती, मनुष्य को चाहिए कि जितनी चादर देखे उतने पाँव पसारे। तुम्हारा पढ़ना लिखना उसी दिन काम आवेगा जब अपने सास की आज्ञा में रहोगी। ये आनंदी के पिता ने बोला था उनकी बेटे ने। सास को माता के समतुल्य जानना, ननद और जेठानी को अपनी बहनों से भी अधिक मानना, यह अच्छे कुल की बेटियों का धर्म है। ये आनंदी के पिता बोल रहे हैं आनंदी को चिट्ठी लिखकर। माँ बाप का घर तो थोड़े ही दिनों के लिए है, सारी अवस्था ससुराल में ही काटनी है, क्योंकि आपको पता ही है बाल विवाह हो जाता था। जब अपनी ही पैसा खोटा हो तो परखने वालों का क्या दोष है, जगार सी है, जैसे देखेगा वैसे कहेगा। जिनके नसीब खोटे हैं उनके बेटी हो हैं, और जिनके नसीब अच्छे हैं उनके बेटे होते हैं। ये वही वाली बात है, मतलब लिंग भेद वाली बात है, मतलब लड़कियों को कम आंका जा रहा है और बेटों को महत्व दिया जा रहा है। आनंदी के पिता द्वारा कहलवाया गया है कि ज्ञानवान लड़कियां घबराती नहीं हैं, सब काम किए जाती हैं। किसने बोला है, आनंदी के पिता ने। आनंदी के पिता से कहा, कहलवाया है किसने, निवासदास जी ने। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर गीत भी दिए हैं, तो ये सबसे पहले आपने देखा ही होगा, गीत अभी पढ़कर आए हैं हम, तो भूमिका में है ये। दया उनकी मुझ पर अधिक वित्त से, जो मेरी कहानी पढ़े चित्त से, रही भूल मुझसे जो इसमें कहीं, बना अपनी पुस्तक में लेबे वही। दया से, कृपा से, क्षमा रीति से, छिपावे बुरों को भले प्रीति से। अब यहाँ पर एक मूलिया द्वारा गाया गया गीत है, जो सांझीरी क्या ओढ़ है, क्या पहनेगी, काहे को शीश गुंदावेगी, शालू ओढ़ूंगी, मुसरू पहनूंगी, सोने को शीश गुदाऊंगी। ये मूलिया द्वारा गाया गया गीत है, और ये सांझी गीत इसे कह सकते हैं, सांझी गीत बोल सकते हैं। जब नवरात्र चलते हैं उस समय पर ये गाया जाता है। नन्हे की शादी पर गाया गया गीत है। छन
पकैया छन पिराकी आई और छन पिराकी जोड़ा, दूसरा छन जब कहूँगा जब ससुर देगा घोड़ा। ये जैसे शादी होती है तो तब कुछ गाए जाते हैं। छन पिराकी आई और छन पिराकी जोड़ा, दूसरा छन जब कहूँ जब ससुर देगा घोड़ा। छन यानी कि छंद के रूप में ये बोला गया है। तो इस तरीके से देशज भाषा का यहाँ पर प्रयोग हुआ है, कोरवी भाषा का प्रयोग हुआ है। छन पिराकी आई और छन पिराकी धार, अब का छन जब कहूँ जब सासू देगी हार। आगे है छन पिराकी आई और छन पिराकी बोता, धोसा लेके बिहाने आया सर्व सुख का पोता। छन पिराकी आई और छन पिराकी खुरमा, तुम्हारी बेटी ऐसे रखूं जैसे आँखों का सुरमा। ये शादी पर गाया गया गीत है। अब इनका देवनागरी प्रचार हेतु ये पंडित गौरीदत्त द्वारा रचित गीत है। भजु गोविंद हरे हरे, भजु गोविंद हरे हरे, देवनागरी हित कुछ धन दो, दूध न देगा धरे धरे। तो ये इन्होंने देवनागरी के प्रचार में लगे हुए थे और उसी के लिए इन्होंने बोला था। अब यहाँ पर मेन बात तो ये है विद्वानों के कथन, यानी कि जो भी हमारे आलोचक हैं उन्होंने क्या क्या कथन बोले हैं। तो पंडित गौरीदत्त का कथन भूमिका से ही है कि स्त्रियों को पढ़ने के लिए जितनी पुस्तकें लिखी गई हैं, शुरुआत में ही था भूमिका की, स्त्रियों को पढ़ने के लिए जितनी पुस्तकें लिखी गई हैं सब अपने अपने ढंग और रीति से अच्छी हैं, परंतु मैंने इस कहानी को नए रंग ढंग से लिखा है। मुझको निश्चित है कि दोनों स्त्री पुरुष इसको पढ़कर अति प्रसन्न होंगे और बहुत लाभ उठाएंगे। इस पुस्तक में ठीक ठीक वही लिखा है जैसे आजकल बनियों के घरों में हो रहा है और बाल बराबर अंतर नहीं है। अब गोपाल राय का क्योंकि ये पहला उपन्यास माना जाता है तो इसे हिंदी का पहला उपन्यास ये मानते हैं गोपाल राय जी। ठीक है, तो कौन मानता है इसे हिंदी का पहला उपन्यास? गोपाल राय जी मानते हैं। और ये जो है डॉक्टर पुष्पलाल सिंह जी, ये देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास ये भी स्वीकार करते हैं। हिंदी उपन्यास कोश 1870-1980 के कोशकार संतोष गोयल, उषा कस्तूरिया और उमेश माथुर ने इसे हिंदी का पहला उपन्यास मानते हुए अपनी कोश की शुरुआत की है। इन्होंने भी स्वीकार किया है कि ये हिंदी का पहला उपन्यास है, इन तीनों ने स्वीकार किया है। तो ये हिंदी उपन्यास कोश था, इसमें भी इन्होंने स्वीकार किया है कि ये पहला उपन्यास है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु है, इसको बोला है कि ये हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है। इसको नहीं माना, इसको माना है। ठीक है, तो ये भी चीज़ याद रखनी है। डॉक्टर नगेंद्र ने परीक्षा गुरु को प्रथम उपन्यास स्वीकार किया है, ना कि आपके देवरानी जेठानी की कहानी को। परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला उपन्यास निर्मला जैन ने भी स्वीकार किया है। तो ये बात याद रखिए, इसलिए रख दी क्योंकि पहला उपन्यास के बारे में बात है तो इनके क्या कथन है। और ये अगला उपन्यास जो आपका परीक्षा गुरु है वही रहेगा, आपके पाठ्यक्रम में है। विशेष तथ्य अगर देखा जाए तो ये एक तरीके से क्विक रिवीजन कह सकते हो। तो विशेष तथ्य है कि यह है हिंदी का लघुकाय उपन्यास है। मात्र इसमें 35 पृष्ठ है, कई बार आपको बताया था। प्रथम संस्करण में 500 प्रतियां प्रकाशित हो गई थी। मूल्य कितना था? 12 आना था। पद्धति कौन सी थी? लिथो पद्धति थी। पहला उपन्यास था, यानी कि लिथो पद्धति से प्रकाशित पहला उपन्यास था ये। इसकी मूल प्रति आज कहाँ है? नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता में सुरक्षित है। पुरस्कार क्या मिले थे? यानी कि इसको 100 रुपये मिले थे। उपन्यास की रोचकता और समाज सुधार की दृष्टि से यह पुरस्कार इसको दिया गया था। साहित्यिक विशेषता क्या है? ये इसमें किस्सा गोई शैली का अनूठा प्रयोग किया गया है। भाषा इसकी कोरवी है, कोरवी में भी जन भाषा का प्रयोग है। लोक भाषा के शब्दों तथा मुहावरों व लोकोक्तियों का कथा मिजाजी अंदाज में प्रयोग हुआ है। लोक कथा के चटक रंगों का सुंदर प्रयोग देखने को मिलता है। भाषा का जन भाषा से सहज जुड़ाव, बोली बानी का टहका रंग इसमें देखने को मिलता है। पृष्ठभूमि क्या है? तो पृष्ठभूमि है बनिया परिवार की पृष्ठभूमि द्वारा कथा प्रस्तुत की गई है। स्थान क्या है? मेरठ और हापुड़ इसमें देखने को मिलते हैं। स्थान के बारे में भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो कौन कौन सा स्थान है? मेरठ और हापुड़। यथार्थपरक दृष्टि से रचना की गई है। तत्कालीन समाज में बनियों के घरों में जन्म से लेकर मृत्यु तक होने वाली क्रियाकलापों को यहाँ पर सफलतापूर्वक चित्रण किया गया है। सांस्कृतिक महत्व क्या है इस उपन्यास का, ये भी देख लेते हैं। यदि 150 साल पहले की संस्कृति को जानना हो तो इस उपन्यास से बेहतर कोई साधन नहीं है।
पत्र व्यवहार में मांगलिक शब्दों के रूप में स्वास्तिक, श्री, सर्वोपि मायोग योग्य शब्द का प्रयोग किया गया है। समाज सुधार की दृष्टि से इसमें देखो बाल विवाह का विरोध किया गया है। 15-16 वर्ष की उम्र में विवाह का समर्थन किया गया है। लेकिन ये देखा जाए आज की दृष्टि में ये भी बाल विवाह ही है। लेकिन उस समय पर कि 5, 6, 7 और बच्चे के जन्म होने से पहले भी विवाह हो जाते थे, तो यहाँ पर ये बाल विवाह का यहाँ पर विरोध किया गया है। विधवा विवाह का समर्थन किया गया है। विशेषकर बाल विधवाओं के पुनर्विवाह का पक्ष यहाँ पर दिखाया गया है। स्त्री शिक्षा पर बल दिया गया है। शिक्षित स्त्री के महत्व को रेखांकित यहाँ पर किया गया है। आनंदी के माध्यम से अंधविश्वास का खंडन किया गया है। झाड़ फूँक के स्थान पर डॉक्टरी इलाज की वकालत की गई है, क्योंकि जो ज्ञानदेही है वो करती थी, मतलब झाड़ फूँक। टीकाकरण का समर्थन किया गया है कि शीतला माँ के नाराज होने की भय से चेचक का टीका न लगवाने की प्रथा का यहाँ पर विरोध किया गया है। विवाह में फिजूल खर्ची का विरोध यहाँ पर किया गया है। आर्थिक विवेक पर बल है। समलैंगिकता कि लड़का लड़की में भेदभाव का चित्रण एवं आलोचना यहाँ पर की गई है, कि वो वाला कथन जो मतलब बेटियों ने घर घेर लिया वो वाली। चारित्रिक विशेषताएं देखी जाए तो देवरानी को लेखक ने अपना आदर्श बनाकर प्रस्तुत किया है। आदर्श रूप में कौन है? देवरानी देखने को मिलती है। देवरानी में नैतिक मूल्यों को रखा गया है। देवरानी कर्म की उपासिका और नैतिक मूल्यों की संवाहिका है। जेठानी के माध्यम से अशिक्षा के दुष्प्रभावों को दिखाया गया है, दुष्परिणामों को दिखाया गया है। और इस जो उपन्यास का उद्देश्य और संदेश क्या है कि अशिक्षित और मूर्ख स्त्रियां पारिवारिक जीवन को नरक तुल्य बना डालती हैं, जबकि शिक्षित और विवेकशील स्त्रियां नरक तुल्य घर को भी स्वर्ग में परिणत कर देती हैं। समाज में व्याप्त अशिक्षा, अंधविश्वास, कलह, अज्ञानता और अनेक तर्कहीन रूढ़िवादिता को दिखाने का प्रयास स्त्रियों को गृहस्थ धर्म की शिक्षा प्रदान करना इसमें दिखाया गया है। अब है नारी जीवन से संबंधित मुद्दे। इसमें नारी शिक्षा का महत्व है। जैसे पढ़ी लिखी और अनपढ़ स्त्रियों के गुण दोष को रेखांकित किया गया है। स्त्रियों के गुण स्वच्छ घर, मतलब घर को स्वच्छ रखना, सिलाई कढ़ाई, पढ़ना लिखना, बच्चों को उचित पालन पोषण देना। पितृसत्तात्मक समाज जो दिखाया गया है, स्त्री को मात्र वस्तु के रूप में देखने की प्रवृत्ति का चित्रण मतलब थोड़ा यहाँ पर देखने को मिलता है, पूर्ण रूप से नहीं लेकिन थोड़े रूप से। लैंगिक भेदभाव, लड़के के जन्म पर खुशी और लड़की के जन्म पर उदासी का यथार्थ चित्रण यहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, लैंगिक भेदभाव यहाँ पर देखने को मिला, यानी कि ये तो अगर देखा जाए तो ये थोड़ा निगेटिव पक्ष है। देवरानी द्वारा पड़ोस की लड़की को सिलाई कढ़ाई सिखाना और पढ़ाना यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये सब हैं, ये सब अच्छी चीज़ें हैं, और बाकी ये एक दो चीज़ें यहाँ पर निगेटिव भी देखने को मिलती है, क्योंकि उस समाज को वहाँ पर देखो आप 1877 के आसपास के समाज को सोच कर देखिए, 150 साल पहले के समय को आप सोच कर देखिए लगभग, तो कैसा रहा होगा। आज भी अगर तो आप थोड़ा सा भी परिवर्तन करना चाहते तो कितना मुश्किल होता है। तो वहीं पर देख लिया उन्होंने कितना आदर्श प्रस्तुत करने की कोशिश की है। पारिवारिक मुद्दे, अलगयोज्या की समस्या, जो लोग मतलब संयुक्त परिवार से एकाकी परिवार में बट हो रहे हों उसको दिखाया गया है। और देखो उस समय पर तो जो संयुक्त परिवार थे एकाकी परिवार में हो जाते थे, लेकिन आज तो नई ही प्रथाएं चल रही हैं। मतलब एकाकी परिवार में भी, जैसे एकाकी परिवार में क्या होता है, माता रहती है, पिता रहते हैं, उनके बच्चे होते हैं। अब क्या हो गया है, माता अलग है, पिता अलग है और बच्चे अलग हैं। अब उसमें भी माता और मतलब सारे सब चारों पांचों जो मतलब जितने भी हैं, 3 हैं 2 हैं, सब अलग अलग रहते हैं। तो इसी अलग ही प्रकार के चीज़ें आगे देखने को मिल रही है। वृद्धों की अपेक्षा दिखाई गई है। बहुओं द्वारा वृद्धों के साथ दुर्व्यवहार भी दिखाया गया है, और साथ ही साथ जो छोटी बहू है वो अच्छा व्यवहार भी करती है वो दिखाया गया है। सास बहू का संबंध दिखाया गया है। जेठानी और सास के बीच का तनाव भी दिखाया गया है। देवरानी जेठानी का संघर्ष दिखाया गया है। दोनों के बीच का जो द्वंद्व है वो देखने को मिलता है। बंटवारे में बड़ी बहू द्वारा खिड़की और दरवाजे और चौखटों को ले जाने का उल्लेख भी यहाँ पर मिला है। और इसमें विशेष घटनाएं कौन कौन सी हैं ये भी देख लेते हैं। तो विशेष घटनाएं हैं, मोहन का जुआरी द्वारा अपहरण कर लिया जाना। क्यों? गहने चुराने के लिए, क्योंकि वो कुछ ज्वेलरी पहन रहा था इसलिए उसको जुआरी उठा कर ले जाता है। मोहन को 5 वर्ष तक जाटनी के पास रखते हैं धाय माँ के रूप में, कि वो ही उसको मतलब फीडिंग कराएगी, वही उसको दूध पिलाएगी अपना। कृपी का 10 वर्ष की उम्र में विधवा हो जाना दिखाया गया है। जेठानी और उसकी बेटी की जो आँख है उसकी बीमारी दिखाई गई है यहाँ पर। ओझा और फ़कीरों के पास बच्चों को ले जाने की प्रथा भी यहाँ पर दिखाई गई है। सामाजिक रूढ़ियों में क्या दिखाया गया है कि
लड़कों लड़कियों का अलगाव दिखाया गया है कि लोंडियों के बीच नहीं रहते, कि मानसिकता यहाँ पर दिखाई कि लड़के लड़के अलग रहना चाहिए, ये मानसिकता देखने को मिलती है। जाति में खोटे होने का भय, देर से विवाह करने पर समाज की निंदा दिखाई गई है कि तुम 15-16 साल के लिए बोल रहे हो, माँ जब सब बोलेंगे कि कुछ ना कुछ कमी होगी इसलिए शादी नहीं हो पाई लड़के की। नज़र लगने का भय दिखाया गया है कि बच्चों को छिपा कर रखने की प्रथा है। टोने टोटके, अंधविश्वास में रुपया पैसा बर्बाद करना कि यहाँ झाड़ फूँक करवा लो, वहाँ झाड़ फूँक करवा लो। आभूषण प्रियता, ये भी दिखाई गई है, स्त्रियों के गहने के प्रति अत्यधिक आसक्ति। धार्मिक सांस्कृतिक पहलू भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं, क्योंकि कहानी जो है 1870 की है, साथ ही साथ परिवेश कौन सा है, मेरठ है, अग्रवाल बनी है, तो उनका दिखाया गया है। तो यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें दिखाई गई है? शीतला माता के प्रकोप का भय, दान दक्षिणा की परंपरा यहाँ पर देखने को मिलती है। विवाह में गीत संगीत की परंपरा है। पुरोहितों की भूमिका दिखाई गई है। आर्थिक पहलू में क्या क्या दिखाया गया है? मंडी में वो आड़त की दुकान का व्यवसाय दिखाया गया है कि उस समय पर आर्थिक जो है कैसी थी, आर्थिक चीज़ों के लिए वो क्या करते थे। गलियों में फेरी का सामान बेचने से व्यवसाय की शुरुआत। परचून की दुकान, विवाह में फजूल खर्ची की समस्या, संपत्ति के बंटवारे का विवरण। अब देख लेते हैं शैक्षिक पहलू। मदरसे में शिक्षा, नागरी लिपि की शिक्षा, रेलवे के दफ्तर में नौकरी, तहसीलदार का पद, ये शिक्षा के रूप में दिखाया गया है कि क्या क्या चीज़ें दिखाई गई है। मदरसे में शिक्षा होती थी, नागरी लिपि की शिक्षा देखने को मिलती है, रेलवे के दफ्तर में नौकरी देखने को मिलती है छोटे लाल की, और ये सब चीज़ें दिखाई देती है। पुनर्विवाह संबंधी तर्क क्या है? तो क्या दिए थे? मुसलमानों और अंग्रेजों में पुनर्विवाह की प्रथा का उल्लेख है। बंगालियों में भी पुनर्विवाह की शुरुआत हो गई है। जाट, गुज्जर, नाई, धोबी, कहार, अहीर आदि में पुनर्विवाह की स्वीकृति मिल गई है। धर्मशास्त्र में विधवा विवाह का उल्लेख, जिस स्त्री का उसके पति से संभाषण नहीं हुआ और विवाह के पीछे पति का देहांत हो जाए वह पुनर्विवाह योग्य है। ये चीज़ यहाँ पर उल्लेख किया गया है इस उपन्यास में। स्वास्थ्य संबंधी चीज़ें क्या देखने को मिलती है, क्या बातें देखने को मिलती है कि हैजे की महामारी का उल्लेख है, वैद्य द्वारा इलाज है, आँखों की बीमारी और दवाई का उल्लेख है, टीकाकरण का महत्व देखने को मिलता है। और इस उपन्यास में नवीनता क्या देखने को मिलती है? कुछ समय तक इस उपन्यास को नारी शिक्षा विषयक कृति कहकर उसके समुचित गौरव से वंचित रखा गया था। अपनी गहरी सामाजिक दृष्टि और व्यापक मानवीय सरोकार की दृष्टि से यह ऐसा सशक्त उपन्यास बना कि बहुत दिनों तक ऐसी मूल्य कृति हिंदी में प्राप्त नहीं हुई। यानी कि ये बहुत अच्छा उपन्यास बनकर सामने आया मानवीय सरोकार की दृष्टि से। तत्कालीन सामाजिक समस्याओं को सूक्ष्म दृष्टि से देखा इसमें गया है और इस पे ध्यान नहीं गया, सिर्फ नारी शिक्षा पर ही इसको देखकर लोग खुश हो गए थे। लेकिन सभी पक्षों का यहाँ पर अध्ययन किया तो ये देखने को मिला। अब देखो, अब यहाँ पर मैं उपन्यास में घटनाएं किस क्रम से होती है, तो यहाँ से भी सीधा प्रश्न पूछा जाता है। मैंने यहाँ क्या है कि सभी प्रकार के जो प्रश्न हैं वो यहाँ से आपको मिल जाएंगे, कि मतलब क्रम से पूछे या किसी तरीके से पूछे, आपका यहाँ से प्रश्न कहीं नहीं जाने वाला है। इसीलिए क्लास काफ़ी बड़ी लंबी हो जा रही है, तो उसके लिए आप थोड़ा सा और धैर्य रखिए। तो उपन्यास का घटनाक्रम क्या है? सरसुख का माता पिता हैजे से मर गए हैं, चाचा ने उनका पालन पोषण किया है। गलियों में फेरी से व्यवसाय की शुरुआत की थी, फिर परचून की दुकान खोली थी। पुरसा से धन दौलत, हवेली और मंडी में आड़त की दुकान इन्होंने मतलब स्थापित कर ली थी। 2 बेटे हैं, दौलत राम और छोटे लाल। 2 बेटियां हैं, पार्वती और सुखदेई। 4 बच्चे हैं इनको। दौलत राम दुकान पर, छोटे लाल मदरसे में, सुखदेई मिसरानी से नागरी पढ़ने लगती है, जो इनकी बेटी है, छोटी बेटी। दोनों बेटे और बड़ी बेटी का विवाह, दोनों बेटे और बड़ी बेटी का विवाह तो हो गया है। सुखदेई की मंगनी हापुड़ में हो गई है और उनका क्या होना है, गोना होना है। बड़ी बहू ज्ञानो है, अनपढ़ है, झगड़ालू है। छोटी बहू आनंदी है, पढ़ी लिखी और गुणवान है। सुखदेई का गोना हो गया। छोटे लाल रेलवे के दफ्तर में नौकरी करने लगा। फिर उसके बाद में जेठानी सबसे झगड़ा करती है, देवरानी दोनों वक्त भोजन बनाती है। फिर कहानी में आता है, एक दिन देवरानी और जेठानी में बहुत लड़ाई होती है। सरसुख ने दोनों बेटों को अलग कर दिया है, स्वयं छोटे बेटे के साथ रहने लगता है। फिर कहानी में होता है, दौलत राम के यहाँ बेटी मुलिया का जन्म होता है।
सरसों को उदास हो जाता है। छोटे लाल के यहाँ होता है नन्हे, नन्हे बड़ा बेटा है, खुशियाँ मनाई जाती है, मिठाई दी जाती है, दान किया जाता है। जेठानी और बेटी बीमार हो जाते हैं। जेठानी और उसकी बेटी, आंखें दुखती हैं, परहेज नहीं करती, बीमारी बढ़ती जाती है। उसके बाद दौलत राम को चूल्हा फूंकना पड़ता है। वैद्य जी के इलाज से ठीक हुए। उसके बाद में दोनों के यहाँ एक एक बेटा हुआ, एक का नन्हे हुआ, एक का कन्हैया हुआ, एक के मोहन हुआ। मोहन के जन्म पर छोटी बहू बीमार हो गई और दूध नहीं आया, 5 वर्ष धाई के पास रखा। फिर उसके बाद मोहन को जुआरी अपहरण कर लिया जाता है, गहने चुरा लेता है, जो गड्ढे में धकेल देता है, वो रात को मिल जाता है वो बच्चा। छोटी बहू के मामा की बेटी किरपी 10 वर्ष की विधवा हो गई है, ये देखने को मिलता है। नन्हे की सगाई कई जगह से आती है। छोटे लाल की जो बहू है मना कर देती है आनंदी। दादी दादा के विरोध पर अंत में नन्हे की सगाई रख दी जाती है। नन्हे की शादी कहाँ हो जाती है? बुलंदशहर में झुन्नी मुन्नी से हो जाती है। सरसों की मृत्यु हो जाती है फिर उपन्यास में। फिर 6 महीने बाद सरसों की पत्नी की भी मृत्यु हो जाती है। पंचों द्वारा जायदाद का बंटवारा कर दिया जाता है। दौलत राम को दुकान मिलती है और छोटे लाल को हवेली मिलती है। दौलत राम ने मकान में भी आधा हिस्सा ले लिया है, लेकिन जाते वक्त बड़ी बहू क्या करती है? खिड़की, दरवाजे और चौखटे भी निकाल कर ले जाती है। और इसी के साथ ये जो हमारा उपन्यास है उसका विश्लेषण होता है समाप्त। और कैसा लगा ये विश्लेषण आप ज़रूर बताइएगा। यहाँ तक वीडियो देखी है, अगर क्लास देखी है तो आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपको पसंद आई है तो हमारा मनोबल भी बढ़ाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अच्छी लगे तो लाइक कर लीजिएगा, और अगर हो सके तो अपने किसी एक मित्र को या हो सके किसी अच्छे ग्रुप में भेज दीजिएगा, जिससे हमारा मनोबल भी बढ़ सके। तो ऐसी ही क्लासेस के लिए या और जो कुछ आपको पढ़ना है उसके लिए हमें बताइए। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।